हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सप्लाई का मतलब क्या होता है। हमने बोल तो दिया कि जीएसटी हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ पे लगता है, लेकिन आखिर सप्लाई में इंक्लूड क्या क्या होता है। सप्लाई में आखिर इंक्लूड क्या क्या होता है। जैसे कि हमारा जीएसटी से पहले जो एक टैक्सेस थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट। तो हर किसी में टैक्सेबल इवेंट अलग अलग होता था। टैक्सेबल इवेंट मतलब सर वो पॉइंट जिसके बेसिस पे हम कह सकते हो कि हाँ, अब इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, लेवी हो जाएगा। एक्साइज ड्यूटी में क्या टैक्सेबल इवेंट था सर? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है? वो एक्टिविटी जिसकी वजह से जिसकी वजह से कोई नया प्रोडक्ट बन जाए, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जैसे दूध से दही बन गया, तो जो दही बना उसका क्या है, नया यूज़ है। ठीक है। और दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। दूध का अपना अलग क्वालिटी है, दही का अपना अलग क्वालिटी है। तो जो दूध से हमने दही बनाया, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। नया प्रोडक्ट बनाया हमने, कोई भी नया प्रोडक्ट जिसका नया यूज़ है। ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी में जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, जैसे क्रूड है आपका, क्रूड से क्या बनता है? पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है। तो जो एक्टिविटी हुई, जो रिफाइन किया हमने क्रूड को, उससे जो नया प्रोडक्ट बना, डीजल पेट्रोल, ठीक है, उससे क्या है, उसका नया यूज निकल के आया, उससे गाड़ियां चल सकती हैं। क्रूड अगर हम गाड़ी में डाल देंगे तो क्या गाड़ी चलेंगी? नहीं सर, नहीं चल पाएगी। बट पेट्रोल बना, पेट्रोल को गाड़ी में डालेंगे तो पेट्रोल की गाड़ियां चलेंगी। डीजल डालेंगे डीजल की गाड़ी में तो डीजल वाली गाड़ियां चलेंगी। लेकिन अगर क्रूड डाल देते तो क्या गाड़ियां चलती? नहीं सर। तो क्या हुआ, यूज चेंज हो गया, यूज नया निकल के आया। तो जो हमने इस केस में क्रूड से क्रूड को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाया, इस रिफाइनिंग प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। ओके। ओके सर। सर्विस टैक्स के अंदर जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उस टाइम पे उस पर सर्विस टैक्स लग के आता था। ओके। ओके सर। वैट के केस में जब हम सेल परचेज करते थे, सेल और परचेज ऑफ गुड्स होता था हमारा। और वही आपका कौन सा, विथ इन स्टेट होता था कि आउटसाइड स्टेट? सर विथ इन स्टेट, मतलब इंट्रा स्टेट। विथ इन स्टेट आपका सेल परचेज हो रहा है तो उसके केस में वैट लगता था। ओके। और सीएसटी के ऊपर लगता था आपका? सीएसटी लगता था सर इंटर स्टेट सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है। ठीक है सर, तो ये हम सब लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जीएसटी के अंदर क्या किया, इतने सारे टैक्सेबल इवेंट थे पहले। जीएसटी से पहले जीएसटी के अंदर बोला कि हम इसमें जो टैक्सेबल पॉइंट है, टैक्सेबल इवेंट है, उसको नाम देंगे सप्लाई। हर केस में सप्लाई नाम दे रखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर सप्लाई है, ठीक है, तो सप्लाई, बाकी अदर कंडीशन देखते हुए अगर सप्लाई हो रही है तो उस पर जीएसटी लेवी हो जाएगा। ओके। ओके सर। तो सप्लाई तो बोल दिया, अब इस सप्लाई का मतलब क्या है? मतलब भी तो पता होना चाहिए हमें। ठीक है, सप्लाई बोल दिया, बट सप्लाई के अंदर इंक्लूड क्या क्या है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को हम सप्लाई मानेंगे? क्योंकि अगर हम जो ट्रांजेक्शन सप्लाई के अंदर कवर ही नहीं होंगी, तो वो उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। जो सप्लाई ही नहीं बनेगा वो उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं हमारा। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है कि सप्लाई का मतलब क्या है। सप्लाई का मतलब क्या है? ओके। ओके सर। तो चलिए, इसका पहले एक ब्रीफ देख लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेक्शन 7, जो कि बताता है कि सप्लाई का मतलब क्या है। ठीक है। प्लस इसके साथ 3 शेड्यूल पढ़ेंगे हम लोग।
3 शेड्यूल पढ़ेंगे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। सेक्शन 7 में बोला है कि सप्लाई, अगर सप्लाई प्लस कंसिडरेशन है, मतलब सर सप्लाई हो रहा है और उसके बदले में हमें कंसिडरेशन मिल रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन हमारे सप्लाई माने जाएंगे। ओके ओके सर। फिर शेड्यूल 1 में दे रखा है, शेड्यूल 1 में ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, सप्लाई माना जाएगा उनको इवन विदाउट कंसिडरेशन, जहां पे कोई कंसिडरेशन बदले में नहीं मिल रही है, मतलब उसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना मनी मिल रही है ना काइंड में कुछ भी नहीं मिल रहा है, विदाउट कंसिडरेशन है, उसके बाद भी उन ट्रांजेक्शन को हम सप्लाई मान के चलेंगे। ओके ठीक है। तो पहले सेक्शन 7 में क्या पढ़ेंगे, वो ट्रांजेक्शन जिसके बदले में अगर हमें कुछ मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है उसके बदले में, तो वो सप्लाई बनेगा। शेड्यूल 1 में पढ़ेंगे वो सप्लाई, वो ट्रांजेक्शन जो कि सप्लाई माने जाएंगे इवन इवन दो उसके बदले हमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, कुछ बदले में, उसके बदले में कुछ हमें नहीं मिल रहा, तब भी वो सप्लाई माने जाएंगे। ओके ओके सर। उसके बाद सेकेंड शेड्यूल में बोला गया है कि ट्रांजेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया है, या तो वो सेल ऑफ गुड्स होंगे, सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस होंगे। तो सेकेंड शेड्यूल में हमें कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, सर्टेन ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, एक्टिविटीज दे रखी हैं, जिनको या तो उसमें बता रखा है कि ये ट्रांजेक्शन है तो उनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, और इस टाइप के ट्रांजेक्शन है, एक्टिविटीज है, तो हम उनको सप्लाई ऑफ सर्विस मान के चलेंगे। मतलब कंफ्यूजन दूर कर दिया कि अगर ये नेचर है अगर ट्रांजेक्शन का, तो हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, और अगर ये नेचर है सप्लाई का, ट्रांजेक्शन का, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मान के चलेंगे। अलग अलग बोल दिया कि इस टाइप का ट्रांजेक्शन को हम ये मानेंगे, इस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम ये मानेंगे। ओके ओके सर। तो ये था हमारे सेकेंड शेड्यूल में। फिर आता है हमारा थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में बोल रखा है जो जो ट्रांजेक्शन इसमें दे रखे हैं, ठीक है, जो जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे, और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस होंगे। कहने का मतलब ये सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर कर दिए जाएंगे, वो ट्रांजेक्शन जो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगे, वो ट्रांजेक्शन जो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है ठीक है सर। तो हमें क्या करना है, पहले सेक्शन 7 पढ़ना है, फिर शेड्यूल 1 पढ़ना है, फिर शेड्यूल 2 पढ़ना है, एंड शेड्यूल 3 पढ़ना है। तो सेक्शन 7 में क्या दे रखा है, वो ट्रांजेक्शन जिनके बदले में हमें कंसिडरेशन मिल रहा है तब वो सप्लाई बनेंगे, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो सप्लाई नहीं बनेंगे। शेड्यूल 1 में क्या दे रखा है, वो ट्रांजेक्शन जिनके बदले हमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी वो ट्रांजेक्शन सप्लाई माने जाएंगे। सेकेंड शेड्यूल में वो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं जिनको स्पेसिफिकली बोल रखा है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, और इस टाइप का अगर है तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके ओके सर। और शेड्यूल 3 में बोल रखा है कि इसमें जो ट्रांजेक्शन है वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, मतलब कि वो सप्लाई के ऑर्बिट से ही बाहर हो गए। ठीक है, सप्लाई के ऑर्बिट से ही बाहर है, सप्लाई उनको नहीं माना जाएगा जो इस शेड्यूल 3 में दे रखा है। ठीक है, जो जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं वो आप कह सकते हो नेगेटिव लिस्ट है, ये सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगे, इस नेचर के अगर ट्रांजेक्शन हुए तो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगे। ओके ओके सर। तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सप्लाई का मीनिंग, कि सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड है। ओके ओके सर, चलिए। तो सबसे पहले हमने इसमें डेफिनेशन रखी है जो इन सप्लाई से रिलेटेड हर चैप्टर में, उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, पहले वो दे रखी हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट है। तो जहाँ पे डेफिनेशंस की जरूरत होंगी हम रेफर करेंगे।
कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7 में क्या बता रखा है, मीनिंग ऑन स्कोप ऑफ सप्लाई। ठीक है, सेक्शन 8 अभी होल्ड पे डालते हैं, पहले ये डिस्कस करेंगे उसके बाद इस पे जाएंगे। इसमें आपका कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की बात होती है। ठीक है, क्या चीज़ें अभी होल्ड पे रखिए, जब हमारा ये सेक्शन 7 और ये तीनों शेड्यूल खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम इस पे जाएंगे। ओके जी सर। शेड्यूल 1 में एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ विदाउट मेड विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के हैं तो भी उनको सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 2, एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब स्पेसिफिक बोल दिया। और शेड्यूल 3, एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विच shall be treated neither as a supply of goods or nor as a supply of service। कहने का मतलब नेगेटिव लिस्ट, कि इसको सप्लाई से ही बाहर कर दिया, ये ट्रांजेक्शन हमारा सप्लाई नहीं बनेंगे। ओके ओके सर, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7 के साथ। सेक्शन 7, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई का मीनिंग क्या है और इसका स्कोप कितना है। सप्लाई इंक्लूड्स, स्टार्टिंग होती है इंक्लूड्स से। इंक्लूड्स का क्या मतलब है, जो हमारी डेफिनेशन होती है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इनकम टैक्स के अंदर जो डेफिनेशंस होती है हमारी दो टाइप की होती है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है और एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होती है। इंक्लूसिव का क्या मतलब है, जो डेफिनेशन में दे रखा है इसके अलावा और भी कोई ट्रांजेक्शन जो सिमिलर नेचर का है वो भी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, जो दे रखा है सिर्फ वही डेफिनेशन का पार्ट है, उसके अलावा बाहर से कोई भी अगर सिमिलर नेचर का हो तो वो उसका पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इंक्लूसिव का क्या मतलब है, जो डेफिनेशन दे रखी है अगर उससे मिलता जुलता कोई और भी ट्रांजेक्शन है तो वो उसमें फॉल कर जाएगा। एक्सक्लूसिव में जो दे रखा है बस वही मान के चलेंगे, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ है जो उस डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रही है तो एक्सक्लूसिव में वो उसका पार्ट नहीं बनेगी। ओके ओके सर। जो इंक्लूसिव डेफिनेशन है वो स्टार्ट होती है इंक्लूड्स के साथ। इंक्लूड्स का साथ मतलब कि ये चीज़ें तो इंक्लूड्स है ही, इसके अलावा भी अगर इसके अलावा भी कुछ सिमिलर नेचर का ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है या एक्टिविटीज़ हैं तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। एक्सक्लूसिव की स्टार्टिंग होती है मीन्स, मीन्स के साथ, मतलब जो दे रखा है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, जो दे रखा है डेफिनेशन में वही है, अगर उसमें फॉल कर रहा है तो ठीक है, नहीं है तो डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा तो आउटसाइड है। ओके ओके सर। तो हमारी सप्लाई की डेफिनेशन किसके साथ स्टार्ट हो रही है, इंक्लूड्स के साथ। तो कौन सी डेफिनेशन है हमारी, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं इससे मिलते जुलते अगर कोई और भी ट्रांजेक्शन या एक्टिविटीज़ हैं तो वो भी इसके साथ इसके अंदर फॉल कर सकते हैं। ओके ओके सर। यहाँ पे अगर मीन्स लिखा रहता है उसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पे दे रखा है सिर्फ वही डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन है, उससे बाहर का हम कुछ भी लेके नहीं चलेंगे। क्लियर है, बिल्कुल सर। तो स्टार्ट करते हैं। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, ठीक है सर। अब गुड्स का क्या मतलब है और सर्विस का क्या मतलब है, पहले इनको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो सप्लाई क्या है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है इसका। गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स मींस, इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि एक्सक्लूसिव है सर, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, मींस आ गया सर। इसके अलावा कुछ और होगा सिमिलर नेचर का तो वो इसके अंदर फॉल नहीं करेगा। ओके, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है आराम से। ठीक है,
ओके सर। मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, मूवेबल प्रॉपर्टी लेकिन उसमें मनी एंड सिक्योरिटी को छोड़ के, ठीक है, बट इंक्लूड्स actionable claim, growing crop, grass and thing attached to or forming part of land, और उसमें इंक्लूड हो जाएगा एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है सर? हम तो पहली बार सुन रहे हैं सर। एक्शनेबल क्लेम का मतलब है वो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिसका आउटकम, जिसका आउटकम फ्यूचर पे किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हमें नहीं पता उससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि कोर्ट केस है, कोर्ट केस है आपका, हमें नहीं पता कि हम जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते, कुछ भी पॉसिबल है। गैम्बलिंग है, बैटिंग है, हमने शर्त लगाई, अब हमें पता नहीं है कि हम जीत भी सकते हैं या हार भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्लेम को क्या बोलते हैं हम? एक्शनेबल क्लेम। ओके, ओके सर। फिर ग्रोइंग क्रॉप, जो हमारी फसलें हैं, ग्रास, ग्रास एंड थिंग अटैच टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जो कि लैंड से जुड़ी हुई है, जो कि लैंड से जुड़ी हुई है, वो सब भी गुड्स की डेफिनेशन में आता है। विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, जिसको जिसको हम काट के अलग कर देंगे, काट के अलग कर देंगे बिफोर सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, बिफोर सप्लाई, सप्लाई से पहले हम उसको काट के अलग कर देंगे। ओके, ओके सर। तो गुड्स का क्या मतलब है? गुड्स का क्या मतलब है? मीन्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ठीक है, जैसे लैंड बिल्डिंग है, ठीक है, मूवेबल की बात हो रही है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, मनी और सिक्योरिटी को छोड़ दिया गया है, मनी और सिक्योरिटी को छोड़ दिया गया। सिक्योरिटी में क्या क्या आ जाएगा आपका? जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सारे एक्सक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कोई शेयर बेचता हूँ या खरीदता हूँ, डिबेंचर खरीदता हूँ, बेचता हूँ, तो उसके ऊपर वो जीएसटी का पार्ट, सॉरी सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सर वो गुड्स की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं कर रहा है। ओके, ओके सर। तो गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, सारे मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें से मनी और सिक्योरिटी को छोड़ दिया। लेकिन एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड है, ग्रोइंग क्रॉप इंक्लूड है और ग्रास इंक्लूड है, और अदर थिंग जो कि लैंड का पार्ट है, और हम उसको अलग कर देंगे बिफोर सप्लाई। ओके, ओके सर। सर्विस, सर्विस मीन्स कौन सी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव? सर एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, जो दे रखी है उसके अलावा इसमें सर्विस का और कोई पार्ट नहीं बनेगा। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, गुड्स, मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के उसके अलावा जो भी है वो सारी सर्विसेज हैं, बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी and its conversion by cash and by use by any other modes from one form currency denomination to another form currency denomination for which separate consideration is charged। ये क्या मतलब हुआ सर? बोला कि कैश और सिक्योरिटी और गुड्स के अलावा जो भी है आपका सारा सर्विस है, लेकिन लेकिन जो गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो हमारी सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगी अगर उसके लिए सेपरेट हमने कोई ट्रांजेक्शन चार्ज किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं फॉरेन करेंसी चेंज करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं जो चेंज करते हैं उनके पास गया, उनको इंडियन रुपीज़ दिया, बदले में यूएसडी लिया, तो उसके लिए उन्होंने अलग से कुछ चार्ज किया मुझसे, उन्होंने अलग से कुछ अपनी फीस चार्ज करी, तो फी इसके अंदर सर्विस की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। ओके, ओके सर। अब जैसे आपका सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी सेल परचेज पे तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई और सर्विसेज, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स की सर्विसेज हैं, तो वो अपनी सर्विसेज जब प्रोवाइड करते हैं इन रिलेशन टू शेयर, डिवेंचर वगैरह, तो फीस चार्ज करते हैं और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो सर्विस का पार्ट बन जाएगा। ओके, ओके सर। तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन हमने देख ली। हाँ सर। अब चलिए वापस चलते हैं।
सप्लाई की डेफिनेशन पे। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विस है, या दोनों को साथ में सप्लाई किया जा रहा है, गुड्स प्लस सर्विस दोनों साथ में सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है। सच एज बता रखा है कि उसमें क्या किस किस नेचर के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। सच एज सेल, सच एज सेल, सेल का क्या मतलब है, जहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई सामान सोल्ड कर दिया, अपना गुड्स सोल्ड कर दिया। तो जब उन्होंने अपना सामान उसको बेच दिया, तो गुड्स से रिलेटेड जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो भी उसके साथ मिस्टर बी के पास चले गए। तो इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑफ गुड्स। तो अगर सेल किया है हमने, तो सेल इंक्लूड होता है सप्लाई के अंदर, बिल्कुल सर। फिर ट्रांसफर, ट्रांसफर का क्या मतलब है, ट्रांसफर का मतलब है इन सिंपल मीनिंग कि एक कोई भी जो प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रही है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। तो उसको इस टाइप का भी अगर है ट्रांसफर है, तो वो भी हमारी सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है, वो भी हमारी डेफिनेशन में कवर है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, उसका एक फैक्ट्री दिल्ली में है, मान लीजिए दिल्ली में एक फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री उसकी यूपी में है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ सामान स्टॉक ट्रांसफर भेजा, कुछ स्टॉक ट्रांसफर भेजा। ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर कुछ भेजा इन्होंने। तो ये भी जो प्रोडक्ट गया, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। तो ये भी हमारा सप्लाई के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, ये भी हमारा सप्लाई के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। ओके। और बार्टर का क्या मतलब होता है सर, बार्टर का मतलब होता है आपका गुड्स और सर्विसेज के बदले गुड्स और सर्विसेज। जहां हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और सामने से भी हमें गुड्स या सर्विसेज ही मिल रही हैं पैसे की जगह, तो ऐसे जहां पे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक नाई जो बार्बर है, वो दूध वाले के पास गया, बोलता है कि आप मुझे हर सप्ताह हर सप्ताह 2 लीटर दूध मेरे घर पे पहुंचा दिया करो, बदले में मैं हर सप्ताह आपके बाल और दाढ़ी बना दूंगा। ठीक है, तो बार्बर क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रहा है और बदले में वो अपना दूध उसको दे रहा है, दूध वाला। ठीक है, तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के बदले हमें गुड्स या सर्विसेज ही मिल रही हैं, तो उसको बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ओके। ओके सर। तो जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स या गुड्स के बदले सर्विसेज या वाइस वर्सा हमें मिल रहा है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन भी हमारे सप्लाई के अंदर कवर हैं। उसके बाद आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का क्या मतलब है सर, समझते हैं। बार्टर के अंदर क्या होता है, बार्टर सिस्टम के अंदर फुल्ली जो है गुड्स के बदले गुड्स या गुड्स सर्विसेज के बदले गुड्स या वाइस वर्सा जो भी है फुल्ली मिलते हैं। एक्सचेंज में क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास पुराना फ़ोन है, ओल्ड फ़ोन है, ठीक है, उसको मैं एक्सचेंज करके न्यू फ़ोन लेके आया, प्लस प्लस ओल्ड फ़ोन दिया, नया फ़ोन लेके आया उस, और साथ में कुछ कैश भी दे गया, मान लीजिए 20,000 रुपये कैश दे के आया, प्लस अपना पुराना फ़ोन के बदले
ये दोनों चीज़ें मिला के मैंने दी और नया फ़ोन लेके आया। जैसे ऑफ़र चलते रहते हैं अमेजन प्राइम पे, ठीक है। उस पे क्या है कि आप अपना पुराना फ़ोन दीजिए और नया फ़ोन ले जाइए, तो हम जो फ़ोन नया फ़ोन का प्राइस है उसको कुछ कम कर देंगे। तो हो क्या रहा है, नया फ़ोन दे रहे हैं बदले में पुराना फ़ोन प्लस कुछ कंसिडरेशन कैश में दे रहे हैं। तो जहाँ पे इस टाइप का ट्रांजेक्शन है, इस टाइप का ट्रांजेक्शन है जहाँ पे कंसिडरेशन कंसिडरेशन पार्टली इन काइंड है और पार्टली इन मनी है, तो ये वाले ट्रांजेक्शन भी हमारे इसमें कवर है। इसको बोलते हैं हम एक्सचेंज, इसको बोलते हैं हम एक्सचेंज, जहाँ पे हमारा जो गुड्स आ रहा है वो पार्टली कंसिडर जो कंसिडरेशन का पार्टली पार्ट बन रहा है, फुल्ली पार्ट नहीं बन रहा। अगर फुल्ली बनता तो हमारा बार्टर में चला जाता। यहाँ पे क्या है, पार्टली कंसिडरेशन का पार्ट बन रहा है और पार्टली मनी में पे कर रहे हैं। ओके, तो ये भी हमारे ट्रांजेक्शन इसके अंदर कवर है। उसके बाद लाइसेंस, लाइसेंस क्या है सर, मान लीजिए मान लीजिए मुझे रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना है, रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना है। तो रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलने के लिए मुझे एक लाइसेंस चाहिए होता है, FSSAI का, जो फूड्स एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है उनसे एक लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो लाइसेंस है, इस टाइप के जो लाइसेंस है, ठीक है, दे रहे हैं वो मुझे, और मैं फीस दे रहा हूँ उसके बदले, तो वो भी सप्लाई का पार्ट बन जाएंगे। ओके, ओके सर। फिर आता है रेंटल लीज। ये क्या है सर, रेंटल लीज, मान लीजिए मैं अपना कोई एसेट रेंट पे देता हूँ या लीज पे देता हूँ और बदले में मुझे रेंट मिल रहा है या लीज मिल रही है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं अपना फ्लैट किराए पे दे देता हूँ, बदले में रेंट मिल रहा है। मेरे पास कोई कंप्यूटर रेंट पे दे देता हूँ, मुझे बदले में रेंट मिल रहा है। तो ये इस टाइप के ट्रांजेक्शन भी हमारे सप्लाई के डेफिनेशन में फॉल करते हैं, जहाँ पे मैं अपनी एसेट दूसरे को रेंट या लीज पे दे रहा हूँ, राइट दे रहा हूँ उसको यूज़ करने का, विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ओके, ओके सर। और डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब मान लीजिए मेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ है, ख़राब सामान पड़ा है, ठीक है, उसको मैंने स्क्रैप कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया कि ठीक है। जैसे हमारे घर में कबाड़ इकट्ठा होता है तो हम क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को बुलाते हैं और उठा के बेच देते हैं। क्या करिए, हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन है जहाँ पे हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, ये इस टाइप के भी ट्रांजेक्शन हमारा सप्लाई का पार्ट बनेंगे, बनेंगे। ओके, तो नेचर बता दिया क्या क्या इंक्लूड है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, ठीक है, ठीक है सर। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, कर दिया हमने ये, सप्लाई कर दिया या फिर करेंगे फ्यूचर में, एग्री कर दिया कि हम करेंगे फॉर अ कंसिडरेशन, बदले में हमें क्या मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का क्या मतलब है, समथिंग इन रिटर्न, बदले में हमें कुछ मिल रहा है। अब वो मनी में भी हो सकता है और इन काइंड भी हो सकता है, ठीक है। तो कंसिडरेशन का एक बार जस्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ सर, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार सर। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स, ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है सर, इंक्लूड से। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है या एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है सर, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसके अलावा भी अगर सिमिलर नेचर का कुछ हुआ तो भी इसके अंदर फॉल कर सकता है। ओके, ओके सर। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, कोई भी पेमेंट जो कि कर दिया है या करने जा रहे हैं, करेंगे फ्यूचर में, वेदर इन मनी, चाहे मनी में हो या अदरवाइज इन काइंड, इन रिस्पेक्ट और इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ बोथ। मतलब कहने का मतलब, कोई भी पेमेंट कर दिया है या करेंगे, करेंगे फॉर इफेक्टिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय द रिसिपिएंट, जिसको हम, रिसिपिएंट कौन है, जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं, चाहे गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की, और एनी अदर पर्सन।
तो पेमेंट रिसिपेंट करे या कोई और पर्सन करे, कोई और पर्सन भी कर रहा है उसके बिहाफ पे, तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा, बट शैल नॉट इंक्लूड। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होगा? एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है तो वो हमारा कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। ओके, तो कंसिडरेशन का क्या मतलब है? एनी पेमेंट चाहे मनी में हो या काइंड में हो, जो कि रिसिपिएंट दे रहा है या उसके बिहाफ पे कोई और दे रहा है। लेकिन क्या नहीं इंक्लूड होगा उसके अंदर? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है, ठीक है, और ये किसके लिए दिया जा रहा है? फॉर सप्लाई और गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस whether by recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by the central or state government। इसमें बोला गया है कि कोई एक्ट करते हैं, हमने सप्लाई किया और उसके बदले में कोई सामने से एक्ट बोला कि ये करो, या फिर फॉरबियरेंस, कोई काम करने से हम मना कर रहे हैं, सामने वाले को कोई काम करने से मना कर रहे हैं, तो उसका मॉनेटरी वैल्यू होगा, जो मॉनेटरी वैल्यू होगा, ठीक है, इन टर्म ऑफ मनी, वो हमारा क्या बन जाएगा? कंसिडरेशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मिस्टर ए हैं, ठीक है, इन्होंने मिस्टर बी को बोला कि आप अपना बिजनेस इस एरिया में मत करो, बदले में मैं आपको इसके बदले में पैसे दूंगा या कुछ भी दूंगा, ठीक है, तो काम करने से मना कर दिया, ठीक है, तो ये जो एक्ट है, कुछ ना करना भी ये भी हमारा कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा। ओके, ओके सर। हाउएवर कोई सब्सिडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। एंड a deposit given in respect of supply of goods or services or both shall not be considered as a payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as a consideration for the said supply। ये क्या है सर? देखिए, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें क्या होता है? एग्रीमेंट होता है सबसे पहले तो, ठीक है, मान लीजिए ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, बी लिम बी लिमिटेड क्या कर रही है? ए लिमिटेड से परचेज कर रही है, कुछ परचेज कर रही है, ठीक है, ठीक है सर। तो ए लिमिटेड ने मान लीजिए बोला बोला कि आप एक काम कीजिए कि कुछ डिपॉजिट हमें दे दीजिए। ए लिमिटेड ने बी को बोला कि आप हमें कुछ डिपॉजिट दे दीजिए, जो कि हम बाद में रिफंड कर देंगे, बाद में जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब रिफंड कर देंगे। मान लीजिए ए को डाउट है कि मान लो कल को ये भाग गया, ठीक है, बी लिमिटेड कहीं भाग गया बिना पैसे दिए, तो इसके डिपॉजिट एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर रिफंडेबल डिपॉजिट है, एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर रिफंड हो जाएगा, तो उस केस में वो हमारा कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन मान लीजिए ये डिपॉजिट है, उसने जो सप्लाई करी है उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर लेता है। जो डिपॉजिट है, इसने जो सप्लाई की है मिस्टर बी को, सप्लाई करी है मिस्टर बी को, उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर लेता है, तो फिर ये हम डिपॉजिट क्या बन जाएगा? कंसिडरेशन बन जाएगा। ओके, तो कोई भी डिपॉजिट जो दूसरी पार्टी के पास है, अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं करता है, तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब वो उसको एडजस्ट कर लेगा अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यही बोला गया है। ओके, तो इन केस ऑफ रिफंडेबल डिपॉजिट,
रिफंडेबल डिपॉजिट, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो रिफंड कर दिया जाएगा, उस केस में वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। हाँ, कब बनेगा? अगर उस डिपॉजिट को मैंने यूज़ कर लिया जो मैंने सप्लाई करी थी उसकी वैल्यू के अगेंस्ट, तब वो मेरा क्या बन जाएगा? कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा। ओके। ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। तो कंसिडरेशन तक हमने समझ लिया, उसके बाद क्या है? हम कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हैं जिनका नेचर दे रखा है कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन। बाय अ पर्सन, अब पर्सन कौन है? पर्सन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। पर्सन में क्या आ जाएगा? इंक्लूड्स, यहाँ पे भी इंक्लूड्स करके दे रखा है। इंडिविजुअल, एच यू एफ, कंपनी, फर्म, एल एल पी, एसोसिएशन और पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इन इंडिया और आउटसाइड, चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, हमें मतलब नहीं है। एनी कॉर्पोरेशन स्टेबलाइज्ड बाई अंडर एनी सेंट्रल स्टेट और प्रोविजनल एक्ट, गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड बाई कंपनीज एक्ट 2030, कोई भी कॉर्पोरेशन किसी भी एक्ट में बना हुआ हो। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाई एंड अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, कोई इंडिया से बाहर की कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट बॉडी है, फॉर एग्जांपल फॉरेन कंपनी है कोई, ठीक है, वो भी कवर हो जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो सब इंक्लूड है। लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटी एज डिफाइंड इन द सोसाइटीज एक्ट 1860, ट्रस्ट, और इसके अलावा एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग अबव, ठीक है। इसमें से जो फॉल नहीं कर पाया, उसके अलावा भी कोई भी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल टेम्पल हो गया, मॉस्के हो गए, आपके गुरुद्वारा वगैरह, ये सब हो गए। ओके। ओके सर। ठीक है, तो कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए किया हो या बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी के लिए किया हो, तो वो हमारा सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा। तो वो हमारी सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा। सर बिजनेस का क्या मतलब है? चलिए बिजनेस का भी मतलब देख लेते हैं। जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। बिजनेस का हमें मतलब ऐसे समझ में आता है, बट एक जस्ट एक रीड कर लीजिएगा, ठीक है। बिजनेस इट्स इंक्लूड, इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो जस्ट आपको बस एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि पता रहे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही है। ओके। ओके सर। तो हम कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के लिए कर रहे हैं या बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। तो पहले पार्ट में तो ये बताया था। दूसरे में क्या है सर? द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को छोड़ के, इंडिविजुअल को छोड़ के कोई और पर्सन कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन कर रहा है टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट और वाइस वर्सा फॉर अ कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ठीक है। तो वो भी हमारा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। इसमें क्या आएगा सर? जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारी सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें आरडब्ल्यूए होता है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है, जो सोसाइटी के लिए काम करता है कि मेंटेनेंस वगैरह, कहीं कुछ तोड़ फोड़ हो है, मरम्मत करानी तो वो कराएगा, बाकी सर्विसेज, सिक्योरिटी वगैरह, लिफ्ट वगैरह सब देखता है। तो आरडब्ल्यूए क्या करता है? जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में जो हाउसिंग में मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं उस सोसाइटी के,
उनसे एक नॉमिनल फीस चार्ज करती है, नॉमिनल फीस चार्ज करती है मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे। ठीक है, इसके बदले में वो लिफ्ट की सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, रिपेयर वगैरह कुछ करा रहे हैं, वो सब सारी सर्विसेज देती है। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज दे रही है, जो सर्विसेज दे रही है, ये भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। अगर अगर ये आपका फॉर कैश है, इमीडिएट कैश, या फिर डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड मतलब फ्यूचर में पेमेंट किया जाएगा इसका, या फिर इसके बदले में और कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन है, उसके बदले में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो भी हमारा सर्विसेज सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी जो आरडब्ल्यूए है और मेंबर है, दोनों सेपरेट सेपरेट एंटिटी है तो आरडब्ल्यूए में मेंबर ही, इन्हीं में से कोई दो चार मेंबर आरडब्ल्यूए के मेंबर बने, हाँ सर, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी दोनों अलग अलग हैं। ओके ओके, कई बार क्या होता है कि सेल कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए अपने सोसाइटी के मेंबर्स को कंसेशनल रेट पे कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा आपका। ओके ओके सर, चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है। For the purpose of this clause, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, किसी और लॉ में जो भी लिखा हुआ हमें मतलब पता नहीं है, नाउ विथ स्टैंडिंग सब कुछ ओवरराइड कर लिया इसने। ठीक है, किसी लॉ में लिखा हो, जजमेंट में, डिग्री में, कोर्ट में, कहीं भी कुछ लिखा हो, द पर्सन एट्स इट्स मेंबर कंसिस्ट shall be deemed to be two separate person and supply of activity or transaction interface shall be deemed to be take place from one such person to another। तो हम दोनों को अलग अलग मान के चलेंगे, जैसे आरडब्ल्यू है और उसके मेंबर अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन बताया है, आरडब्ल्यू और उसके मेंबर दोनों अलग अलग एंटिटी है। तो आरडब्ल्यू कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इसको, और ये कुछ फीस दे रही है इसको, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। सेम सेम अगर मेंबर कोई सर्विस दे रहा है, मेंबर कोई सर्विस दे रहा है आरडब्ल्यू को, और आरडब्ल्यू पेमेंट कर रहा है इसको, तो वो भी हमारा सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। ओके जी सर। उसके बाद थर्ड आता है हमारा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहली बात है, सर्विस लिखा हुआ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं की गई है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात की गई है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर क्या लगेगा, हमारा कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। यहाँ पे बात किसकी की गई है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की, कि हम इंडिया से बाहर, इंपोर्ट किसको बोलते हैं, अगर हम इंडिया से बाहर से कुछ भी इंडिया में लेके आते हैं, इंडिया के बाहर से कुछ भी इंडिया में लेके आते हैं, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। तो इंडिया के बाहर से हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं इंडिया में फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो हमारे सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंडिया से बाहर से ले रहे हैं सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन, तो उस केस में चाहे वो बिजनेस के लिए यूज हो या ना हो, वो रिलेवेंट नहीं है, कंसिडरेशन है और इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो ये हमारा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूँ फॉर अ पर्सनल पर्पस, मान लीजिए, मान लीजिए, हाँ बताइए सर, मान लीजिए ये यूएसए है, हाँ सर, ये इंडिया है, यहाँ पे मिस्टर ए है। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या किया, ये अपना घर बनवा रहे थे, हाउस बनवा रहे हैं, इसके लिए कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज इन्होंने, इंजीनियरिंग सर्विसेज यूएसए से हायर करी, यूएसए में कोई फॉर्म थी, वहाँ से बोला कि मुझे घर से रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज चाहिए, तो उन्होंने प्रोवाइड करी। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपने पर्सनल पर्पस के लिए सर्विसेज ले रहे हैं, पर्सनल पर्पस के लिए सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन
फॉर अ कंसिडरेशन है, फॉर अ कंसिडरेशन है, बदले में इसको फीस भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी मिस्टर ए को। हाँ सर। तो ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस क्या बन जाएगा हमारा, सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, कोई सर्विस इंडिया से बाहर से ले रहे हैं हम इंडिया में, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के अलावा हो, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए हो, लेकिन उसके बदले में हम कंसिडरेशन दे रहे हैं सामने वाले को, कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो हमारा हमारा सप्लाई की डेफिनेशन में वो फॉल कर जाएगा। ओके। ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। तो सब सेक्शन 7 में क्या देखा हमने सर, तीन पार्ट देखे। पहले पार्ट में बता रखा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और टाइप दे रखे थे कौन कौन से सर्विसेज हैं। अगर फॉर अ कंसिडरेशन है और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो हमारा सप्लाई के डेफिनेशन में आ रहा है। दूसरा है जहाँ पे कोई एसोसिएशन, कोई पर्सन अपने मेंबर्स को या मेंबर्स अपने जो एसोसिएशन है उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो भी हमारा सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा। और थर्ड है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, और इस केस में बिजनेस के लिए यूज़ हो ये ज़रूरी नहीं है, अगर पर्सनल यूज़ भी हो रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में, तो ये हमारा सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करेगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, इनसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और क्लियर होगा। हाँ सर, बेसिकली ये कंसिडरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। डोनेशन रिसीव्ड बाय अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट, इसका क्या मतलब होता है सर, क्यूट प्रो क्यू, इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। कहने का मतलब है कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका काम क्या होता है, चैरिटी वगैरह करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन को कुछ दान दिया है हमने, ठीक है, तो जो डोनेशन उन्होंने रिसीव किया है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या वो कंसिडरेशन माना जाएगा नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए बोला गया है कि क्या जो डोनेशन लेने वाली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, क्या उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि बदले में उनको कुछ देना है। अगर नहीं है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। ओके। ओके सर, जैसे कि होता क्या है कि हम कुछ डोनेशन देते हैं तो बेसिकली जो चैरिटी इंस्टीट्यूशन होती है वो क्या करती है, एक नेम प्लेट बना देती है कि ये डोनेशन इन्होंने दिया था, नाम से बना के अपने ही कंपाउंड में उनको रख देती है जो जो डोनेशन देता है। तो तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, जिसने डोनेशन दिया है उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है। हाँ, इसके बदले में कुछ ऐसा वो करे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जिससे उसके बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट हो या प्रमोशन हो, तब तब ये कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वो डोनेशन कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें। ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। Example 2. Artwork sent by artist to a galleries for exhibition is not a supply as no consideration flow from the gallery to the artist. अब जो वर्क आर्टिस्ट होते हैं, जो पेंटिंग वगैरह करते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी जो आर्ट है वो एग्जीबिशन में लगाते रहते हैं। अब लोग आते हैं देखने के लिए कि किन्हीं किन्हीं को वो पेंटिंग पसंद आ जाती है तो वो उसको खरीद के ले जाते हैं, बाई करके ले जाते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो आर्टिस्ट एग्जीबिशन को भेज रहा है अपना आर्ट दिखाने के लिए, तो क्या इसको सप्लाई मानेंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि बदले में इसको कुछ मिल नहीं रहा है।
बदले में इसको कुछ मिल नहीं रहा है। अब मान लीजिए कोई बायर आता है और बायर खरीद के लेके जाता है। तो जब खरीद के लेके आएगा और जब पैसे देगा उस टाइम पे ये सप्लाई बन जाएगा। यही लिखा हुआ है इस वाले में। It is only when a buyer select a particular artwork displayed at the gallery that the actually supply take place, and applicable GST would be payable at the time of such supply. ओके ओके सर, चलिए उसके बाद एग्जाम्पल 3 आता है हमारा। नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी in lieu of no claim bonus offered by the said insurance company to him। अब ये क्या है सर? देखिए, इंश्योरेंस जब लेते हैं तो उसमें एक क्लॉज होता है नो क्लेम बोनस का। उसमें ये होता है कि मान लीजिए हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई क्लेम नहीं लॉन्च किया इंश्योरेंस कंपनी पे, तो वो जो उनका प्रीमियम है नेक्स्ट ईयर उसमें से कुछ पोर्शन कम कर देती है। तो बोला गया कि जो ये वो अपना पोर्शन कम कर रही है नो क्लेम बोनस का, ठीक है, वो क्या कंसिडरेशन मान सकते हैं हम? कंसिडरेशन मान सकते हैं कि असेसी ने अपना इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च नहीं किया, इस वजह से हम उसका जो नो क्लेम बोनस है, ठीक है, नो क्लेम बोनस प्रीमियम में से कम कर रहे हैं, क्या ये बोल सकते हैं? तो इसमें बोला गया कि जो पर्सन है, ठीक है, वो इंश्योरेंस क्यों लेता है? ताकि कोई लॉस है उससे वो खुद को बचा पाए। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल एग्रीमेंट नहीं है कि हाँ आपको इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि आपको क्लेम नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके मर्जी के ऊपर है कि वो क्लेम करना चाहे तो कर भी सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता। इसीलिए जो नो क्लेम बोनस रिड्यूस होएगा नेक्स्ट ईयर प्रीमियम में से, वो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा और इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। जो एक्ट वो कर रहा है पर्सन, ठीक है, वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। ओके, तो जस्ट रीड कर लीजिएगा। ओके सर। उसके बाद आता है हमारा शेड्यूल 1। शेड्यूल वन क्या था? शेड्यूल वन क्या था? शेड्यूल वन में सर वो सारे ट्रांजेक्शन थे, ठीक है, उनको हम डिम्ड सप्लाई मानेंगे इवन विदाउट कंसिडरेशन। अगर कोई उनके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं भी आ रहा है तो भी हम उनको सप्लाई मान के चलेंगे। ओके ओके सर, चलिए पहला है हमारा परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। तो पहला पॉइंट बोलता है कि अगर हमारा कोई बिजनेस एसेट है और मैं उसको परमानेंटली परमानेंट ट्रांसफर ट्रांसफर या फिर डिस्पोज कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में दे रहा हूं किसी को हमेशा के लिए, ठीक है, और उस बिजनेस एसेट के ऊपर मैंने अगर आईटीसी जब परचेज किया था तो उस टाइम पे मैंने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था, अगर कर रखा है, तो उस केस में उस केस में जो ये ट्रांसफर करेंगे हम, ये हमारा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, सप्लाई के डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर बी मिस्टर बी ने मिस्टर सी को अपना बिजनेस लैपटॉप फ्री में दे दिया फ्री में दे दिया, जिसके ऊपर इन्होंने आईटीसी ले रखा था आईटीसी ले रखा था। तो जब ये इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होंगे, ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, तो वो ट्रांसफ़र हमारा सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा, सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा, शेड्यूल 1 में वो फॉल कर जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पे सर लिखा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, अगर मान लीजिए सर हमने अवेल नहीं किया हो या फिर कोई ऐसा आईटीसी जिसका क्रेडिट नहीं मिलता हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा, जब हम पढ़ेंगे एक सेक्शन है हमारा 17(5), वहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते, किन किन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। वहाँ पे एक है आपका मोटर कार मोटर कार
तो मान लीजिए इसका आईटीसी नहीं मिलता है जीएसटी में, मान लीजिए, ठीक है। तो मिस्टर बी मान लीजिए बिजनेस लैपटॉप की जगह मोटर कार इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते, तो इसका आईटीसी इन्होंने ले नहीं रखा होता, आईटीसी मिलता ही नहीं है इसके ऊपर, तो इन्होंने आईटीसी नहीं लिया होता। तो इस केस में जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे मिस्टर सी को, तो ये हमारा सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। सप्लाई का पार्ट तभी बनेगा बिजनेस एसेट जब 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 उसके ऊपर हमने आईटीसी अवेल कर रखा हो। अगर आईटीसी अवेल ही नहीं किया है उस बिजनेस एसेट के ऊपर, और हम उसको परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, ओके सर। फिर सेकंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन as specified in section 25 whether made in the of course or furtherance of business। फिर दूसरे में बोलता है अगर कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये भी हमारा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, इवन दो इसमें कंसिडरेशन नहीं है। अब अब हमें समझना है कि सर रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ए लिमिटेड है, या छोड़िए ए लिमिटेड छोड़िए, मिस्टर ए है और मिस्टर सी है, दोनों रिलेटेड पार्टी हैं। अभी मान के चलिए, अभी देखते हैं डेफिनेशन। रिलेटेड पर्सन है तो इन्होंने कोई सप्लाई ऑफ गुड्स किया, ठीक है, बदले में इनको कुछ नहीं मिला, तो हम इनको क्या मान लेंगे, सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। प्रोवाइडेड जो ये सप्लाई कर रहे हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए जो सप्लाई हो रहा है। अगर पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो उस केस में वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में कोई सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो हमारे सप्लाई का पार्ट बन जाता है इवन विदाउट कंसिडरेशन। अब हमें देखना है कि सर रिलेटेड पार्टी क्या होते हैं और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं। तो चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं और फिर वहां पे एनालिसिस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। चलिए, सिंपल सी मीनिंग में आपको बताता हूँ कि रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है, कि जो एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो रिलेटेड पार्टी है। सिंपल सी बात माइंड में रखना है। ओके, अब डेफिनेशन देखते हैं क्या है। रिलेटेड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटिव इफ सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। अगर जो पर्सन है ऑफिसर और डायरेक्टर है दूसरे बिजनेसेस के। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए डायरेक्टर है ए लिमिटेड का। मिस्टर ए कौन है, डायरेक्टर है ए लिमिटेड का। तो ये दोनों क्या हो गए, रिलेटेड पार्टी हो गए, ठीक है, ठीक है सर। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन अ बिजनेस। पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनर्स हैं, वो हमारा रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है, इसमें दो पार्टनर हैं, ए और बी, ठीक है, ठीक है सर। ए ने बी को कुछ सप्लाई किया, ठीक है, ए ने बी को कुछ सप्लाई किया, तो
हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं, ये रिलेटेड पर्सन है आपस में। ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म के दो पार्टनर हैं, हम बोल सकते हैं कि ए और बी आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं। एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली owns कंट्रोल और होल्ड 25% ऑफ 25% और मोर ऑफ आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम। अगर अगर कोई पर्सन दूसरे एंटाइटी में 25% या उससे ज़्यादा के वोटिंग पावर वाले शेयर, वोटिंग शेयर जो होते हैं उनको होल्ड करता है, तो वो आपस में रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई थर्ड पार्टी। मान लीजिए ये ए है और ये बी, दो हैं, ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। ये दोनों कंट्रोल होते हैं सी लिमिटेड से, सी लिमिटेड इन दोनों को कंट्रोल करता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। अब उल्टा केस ले लेते हैं, ए और बी मिलके सी को कंट्रोल करते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, फैमिली के सेम फैमिली के मेंबर हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, चिल्ड्रन हो गए, डिपेंडेंट पेरेंट्स हो गए, ब्रदर एंड सिस्टर, ये क्या है, आपस में रिलेटेड पर्सन है। द टर्म पर्सन ऑल्सो इंक्लूड लीगल पर्सन। ओके, person who are associated in a business of one another in that one is sole agent, sole distributor or sole consignor, however sole described of the other shall be deemed to be related। ये क्या है सर? अब जैसे कि मान लीजिए जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, ठीक है, वो जब अपना डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं तो अब नॉर्थ ईस्ट ऐसे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन करके दे देती कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन एक को दे दिया, ये नौ ये वाला एरिया देखेगा, ये वाला एरिया ये वाला एजेंट देखेगा, ये वाला एरिया ये देखा देगा। तो मतलब इस टाइप का भी अगर कुछ रिलेशन है, ठीक है, जहाँ पे वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है उस एरिया का, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो आपस में रिलेटेड पर्सन है। ओके, ओके सर, चलिए, तो ये था हमारे रिलेटेड पर्सन का। अब देखते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन का क्या मतलब है। डिस्टिंक्ट पर्सन का बहुत ही सिंपल मतलब है, जो हमारा जीएसटी नंबर है वो पेन बेस्ड होता है। ये कौन सा बेस्ड होता है? पैन कार्ड के बेस पेन, जो हमारा पैन नंबर होता है इनकम टैक्स के अंदर, उसके बेस्ड पे हमें जीएसटी नंबर मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए सेम पर्सन है, सेम पर्सन है और इसकी दो स्टेट में जो दो जीएसटी हमारे, जो हमारा जीएसटी नंबर होता है वो इस स्टेट स्पेसिफिक होता है, दिल्ली का अलग, यूपी का अलग, हरियाणा का अलग, पंजाब का अलग। तो मान लीजिए इसके पास दो जीएसटी हैं, एक दिल्ली का है एक यूपी का है, और और दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो हम दोनों को अलग अलग पर्सन मान के चलेंगे फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। तो इसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। सेम पेन पे, सेम पेन के अंदर जब दो जीएसटी नंबर है तो दोनों को हम अलग अलग पर्सन मान के चलेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन मान के चलेंगे फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। ओके, ओके सर, तो यही बोल रखा है, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन one state union territory or more than one state or union territory sir in respect of each such registration। जितने जीएसटी नंबर होंगे सारे एक दूसरे के लिए क्या होंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। ओके, अब सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन स्टेट, एक स्टेट में एक से ज़्यादा भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। आंसर है हाँ, ले सकते हैं इन केस ऑफ वर्टिकल बिजनेसेस। वर्टिकल बिजनेसेस जब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे ढंग से, ठीक है। ओके सर, चलिए, तो ये थे हमारे रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी हमारा रिलेटेड पर्सन में आता है। अच्छा सर, इसीलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी एग्जाम्पशन दे दी। क्या सर? प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 rupees in value in a financial year by a employer to employee
shall not treated as a supply of goods or services or both not covered in salary, मतलब सैलरी के अलावा, मतलब जो सैलरी का पार्ट नहीं है उसके अलावा अगर कोई गिफ्ट देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो अगर वो 50,000 तक है, 50,000 तक है, तो वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन 50,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। ओके, ओके सर। कोई एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, गिफ्ट क्या होता है, जिसके बदले में सर हमें कुछ मिल नहीं रहा, कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, वॉलंटरी है कि दे दिया, कोई गिफ्ट दिया, अगर वो अप टू 50,000 तक है वैल्यू में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई नहीं बनेगा, सप्लाई नहीं बनेगा। लेकिन अगर 50,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है तो हमारा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। लेकिन जो उसके कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है एम्प्लॉय के साथ, उसमें लिखा हुआ है कि आपको देना है गिफ्ट, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ सैलरी, तो वो सारी चीज़ें कवर नहीं है। सैलरी के अलावा, सैलरी के डेफिनेशन के अलावा, सैलरी के अलावा अगर कोई गिफ्ट देता है जो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, ओके सर। तो अप टू 50,000 है तो वो सैलरी सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, उससे ऊपर है तो वो सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। अच्छा सर, सर एम्प्लॉय अगर कुछ एम्प्लॉयर को गिफ्ट दे तो एम्प्लॉयर के फिर इस केस में हमारा कोई वो नहीं दे रखा, वो सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय दे रहा है कोई गिफ्ट तो रिलेटेड पर्सन है, हाँ सर, तो सप्लाई बन जाएगा, सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। ओके, ओके सर, ये सिर्फ एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय की तरफ जा रहा है, और तो उस केस में 50,000 तक है तो हमें इसकी एग्जाम्पशन दे रखी है। अदरवाइज, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर को जा रहा है गिफ्ट, तो उस केस में वो एम्प्लॉय के हैंड में सप्लाई माना जाएगा। ओके, ओके सर। फिर अगला है हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट where the agent undertakes to supply such goods on behalf of principal, or by a agent to his principal where a agent undertake to receive such goods on behalf of principal। अब पहली बात है, सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है, सर्विस की नहीं हो रही, सर्विस की नहीं हो रही, ध्यान से नोट डाउन करते जाइएगा, सर्विस की बात नहीं हो रही है, सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है। तो क्या बोल रहा है इसमें, मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, प्रिंसिपल एजेंट पता है क्या होता है, और ये कस्टमर है। एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, और प्रिंसिपल वो होता है जिसके जिसके बिहाफ पे एजेंट काम करता है। ठीक है, डेफिनेशन में ऐसे लिखा हुआ है। एजेंट कौन होता है, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और उसके बिहाफ पे गुड्स रिसीव करता है, तो वो एजेंट होता है। और प्रिंसिपल कौन होता है, जिसके लिए एजेंट काम करता है। ओके, ओके सर, डेफिनेशन दे रखी है, जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। तो बोला है इसमें कि अगर अगर प्रिंसिपल कोई सप्लाई करता है गुड्स की, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स करता है कंसिडरेशन के बिना, कंसिडरेशन के बिना, तो हमारा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। लेकिन क्या कंडीशन है कि जो एजेंट है, एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करे, बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल काम करे। तो इसके लिए एक कैसे पहचाने सर कि ये इसमें फॉल करेगा नहीं करेगा, तो इसके लिए बोला गया है कि हम देखेंगे कि एजेंट के पास पावर है क्या, कौन सी पावर सर, शक्तिमान वाली नहीं, क्या एजेंट के पास पावर है कि ये अपने नाम पे, मतलब एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर पाए, जो कस्टमर है उसको अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर सकता है ये,
अगर हाँ पावर है इसके पास, कर सकता है, तो ये फॉल कर जाएगा। और मान लीजिए ये किस कस्टमर को किसके नाम पे इनवॉइस इशू करता है, प्रिंसिपल के नाम पे, प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू करता है, प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस इशू करता है, तो उस केस में ये इसमें फॉल नहीं करेगा। तो उस केस में ये फॉल नहीं करेगा। कब फॉल करेगा, जब इसके पास पावर है, इसके पास पावर है कि अपने नाम पे, अपने नाम से इनवॉइस इशू कर पाए कस्टमर को फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। जब एजेंट कस्टमर को सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है, तो जो इसको इनवॉइस दे रहा है, ठीक है, अगर वो अपने नाम से दे रहा है, एजेंट अपने नाम से दे रहा है, तब तब ये फॉल करेगा इसमें, कैटेगरी में, जो यहाँ कैटेगरी की बात कर रहे हैं तब फॉल करेगा। अगर मान लीजिए एजेंट अपने नाम पे ना करके प्रिंसिपल के नाम पे अगर इशू कर रहा है, प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, तो फिर ये इसमें फॉल नहीं करेगा। ठीक है, जो अभी कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें फॉल नहीं करेगा। ओके, ओके सर। अब उल्टा केस, सेलर, एजेंट, प्रिंसिपल। अब एजेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, परचेज कर रहा है, ऊपर सेल सेल कर रहा था, परचेज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या एजेंट जो परचेज कर रहा है, ठीक है, अपने नाम पे कर रहा है, एजेंट अपने नाम पे कर रहा है या प्रिंसिपल के नाम पे कर रहा है। क्या इसके पास पावर है अपने नाम पे इनवॉइस लेने की, या प्रिंसिपल के नाम पे ही ले रहा है। अगर अपने नाम पे ले रहा है, अगर अपने नाम पे ले रहा है और लेके फिर सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल को, फिर सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल को, तो उस केस में ये जो हमें अभी क्लॉज डिस्कस कर रहे हैं पारा 3, उसमें शेड्यूल 1 के उसमें फॉल कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये जो जिससे परचेज कर रहा है बाय सेलर से, अगर ये प्रिंसिपल के नाम पे सीधा इनवॉइस ले रहा है, तो उस केस में ये इस वाले शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा। तो हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है कि एजेंट के पास क्या पावर है अपने नाम पे इनवॉइस लेने का या देने का। अगर है तो फिर ट्रांजैक्शन देखेंगे एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, सप्लाई ऑफ गुड्स और रिसीव ऑफ गुड्स के केस में। ठीक है, तब 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 उस केस में प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन, तो वो हमारा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा एज पर शेड्यूल 1। और अगर एजेंट के पास पावर ही नहीं है, वो जो कर रहा है प्रिंसिपल के नाम पे कर रहा है, प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस ले रहा है, प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस दे रहा है, तो उस केस में वो इस शेड्यूल 1 का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। इसके ऊपर एग्जाम्पल है, एक बार एग्जाम्पल पढ़ते हैं सर। बिल्कुल। एग्जाम्पल 4, अनमोल अपॉइंट्स भोलू टू प्रोक्यूर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। अनमोल ने भोलू को अपॉइंट किया कि तुम मार्केट से कुछ सामान प्रोक्यूर करो, खरीद के लेके आओ। भोलू ने आइडेंटिफाई किया बहुत सारे सप्लायर जो कि गुड्स प्रोवाइड करे जो अनमोल को चाहिए, एंड आस्क सप्लायर टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल। गोलू ने बोला, जो सप्लायर था गोलू, गोलू को बोला कि तुम एक काम करो, तुम सीधा गुड्स अनमोल को भेज दो और इनवॉइस भी उसी के नाम पे डायरेक्टली भेज दो। तो यहाँ पे क्या किया एजेंट ने, अपने नाम पे कुछ नहीं किया, अपने नाम पे कुछ नहीं किया। ठीक है, मार्केट में गया, देखा सामान वामान देखा, फिर उसको बोला सप्लायर को कि ये काम करो, वो जो अनमोल है उसको सामान भिजवा देना और उसके नाम पे इनवॉइस भेज देना। तो इस टाइप का अगर केस है तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा। इस टाइप का केस है तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा, क्योंकि ये जो एजेंट है सिर्फ सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, दोनों को मिला रहा है। ठीक है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बिहाफ पे सेल परचेज नहीं कर रहा है, उसके बिहाफ पे जो प्रिंसिपल है उसके बिहाफ पे सेल परचेज नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये इसके अंदर फॉल नहीं करेगा। In this scenario, Bholu is only acting as a procurement agent and has no way involved himself in a supply or receipt of goods.
Hence, in accordance with the provision of this act, Bholu is not an agent of Anmol for a supply of goods in term of para 3 of schedule 1. ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हमें देखना है कि क्या उसके पास पावर है, वो क्या इनवॉइस अपने नाम पे ले रहा है या अपने नाम से इनवॉइस दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है, सीधा प्रिंसिपल के नाम पे काम कर रहा है, तो वो इस पैरा 3 शेड्यूल 1 के इसमें फॉल नहीं करेगा। ओके ओके सर, चलिए अब एक और देखते हैं एग्जांपल। हाँ सर, एग्जांपल 5, गौतम एन आर्टिस्ट अपॉइंट गंभीर। गौतम गंभीर को अलग अलग कर दिया है, गौतम को आर्टिस्ट बना दिया और गंभीर को ऑक्शनर बना दिया। ऑक्शनर कौन होते हैं, जो ऑक्शन करवाते हैं। टू ऑक्शन हिज पेंटिंग, गौतम ने कोई पेंटिंग बनाई, उसको ऑक्शन करने के लिए उसने गंभीर को अपॉइंट किया कि तुम भाई ये काम करो, ऑक्शन करवाओ मेरी पेंटिंग, जो सबसे ज़्यादा बिड लगाएगा, बोली लगाएगा, मैं उसको सेल कर दूंगा। तो गंभीर ने अरेंज किया फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बीडर। अब फिर बीडर्स को बुलाए। आपने देखा है ऑक्शन कैसे होता है, बोली लगती है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, किसी पेंटिंग की, कोई सामान की, तो सब बोली लगाते हैं, जो प्राइस है, फिर 1 2 3 बोलते हैं। अगर फिर कोई दूसरा उससे ऊपर बोलता है, तो फाइनली जो सबसे ज़्यादा बिड लगाता है वो उसके पास चली जाती है, उसको सेल कर देते हैं। द हाइएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाइएस्ट बिडर। जो सबसे ज़्यादा जिसने बोली लगाई उसको हमने वो पेंटिंग बेच दी। द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ पेंटिंग इशूड बाई गंभीर on behalf of Gautam, but in his own name. The painting is delivered to the successful bidder. लेकिन जो इनवॉइस इशू किया, गंभीर ने अपने नाम पे इशू किया, गंभीर ने अपने नाम पे इशू किया। जो ऑक्शनर था, जो इसने ऑक्शन कराया, उसने अपने नाम पे इनवॉइस इशू किया ऑन बिहाफ ऑफ गौतम। उसके बिहाफ पे इसने खुद अपने नाम पे इनवॉइस इशू किया, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम बोल सकते हैं कि ये इसमें फॉल कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस सिनेरियो में हम बोल सकते हैं गंभीर इज नॉट मेयरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनरी सर्विस बट also supplying the painting on behalf of Gautam to the bidder and the has the authority to transfer the title of painting on behalf of Gautam. This scenario is covered under para 3 of schedule 1. तो ये हमारा कवर है para 3 of schedule 1. ओके ओके सर, चलिए उसके बाद आता है हमारा फोर्थ। तो इसके अंदर हमने 3 देख लिए। एक क्या है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। दूसरा, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज की ट्रांजेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। और थर्ड, प्रिंसिपल टू एजेंट एंड एजेंट टू प्रिंसिपल, सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है तो। और फोर्थ है हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या हो रहा है यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन or from any of his other establishment outside India in the course or furtherance of business। अब यहाँ पे बोल दिया गया, क्या बोला गया कि अगर हम कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पहले भी आया रखा है एक, हाँ सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन था, चाहे बिजनेस के लिए हो या ना हो, तो वो हमारा सप्लाई का पार्ट बनता था सेक्शन 7 के अंदर। यहाँ पे बोल रखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, और किससे ले रहे हैं हम, रिलेटेड पर्सन से ले रहे हैं, रिलेटेड पर्सन या फिर कोई ऐसी स्टेबलाइजमेंट उसी पर्सन की जो कि इंडिया से बाहर है, उसी पर्सन की कोई और स्टेबलाइजमेंट, कोई और ऑफिस इंडिया से बाहर है, उससे ले रहे हैं, ठीक है। प्लस किसके लिए ले रहे हैं, फॉर द बिजनेस पर्पज ले रहे हैं, बिजनेस पर्पज ले रहे हैं, फॉर द बिजनेस ले रहे हैं, ठीक है। तो इवन विदाउट कंसिडरेशन वो हमारा क्या बन जाएगा, सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा आपका, ठीक है। अब सर यहाँ पे इंडिया है, सर इंडिया क्या है, सर इंडिया की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड है, सिर्फ लैंड पार्ट है, वाटर है, एयर है। चलिए इंडिया की डेफिनेशन भी एक बार देख लें, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें पता होना चाहिए, एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है बट हमें पता होना चाहिए।
इंडिया। इंडिया। इंडिया देखिए, ठीक है, लैंड पार्ट तो है ही हमारा, ठीक है, ये तो इंडिया ही। और बोला है जो हमारा बेस लाइन है यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो हमारा एरिया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, ये भी इंडिया की डेफिनेशन में कवर होता है, ये भी हमारा इंडिया की डेफिनेशन में कवर होता है। तो लैंड हो गया, वाटर हो गया, 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम अ बेस लाइन, जो लैंड पार्ट है वहाँ से, जो बेस लाइन है वहाँ से समुंदर तक 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, ठीक है। पानी के नीचे जो हमारा तल है, समुद्र तल है, वो सारा भी लैंड पार्ट, वो भी हमारा इंडिया है, ओके। इसके ऊपर की जो एयर है वो भी इंडिया है। इसके अलावा बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल, ठीक है, मतलब 12 के बाद टोटल 188 नॉटिकल माइल्स, इस एरिया को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। इसमें अगर कोई ऑयल रिग है, ऑयल रिग्स है, ऑयल रिग्स मतलब जैसे ONGC तेल निकालती है जिससे, ऑयल रिग्स वगैरह है, ठीक है, तो उसको हम डीम्ड इंडिया मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? डीम्ड इंडिया। तो ये हमारा इंडिया का पार्ट है, ठीक है। लैंड है, एयर है, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो वाटर है वो भी हमारा ही है, इंडिया है। पानी के नीचे का जो एरिया है, लैंड है, वो भी इंडिया है। एयर है, वो सारी इंडिया है। उसके अलावा 200 न्यूटिकल माइल्स तक, ठीक है, अगर कोई ऑयल रिग है 12 के बाद, कोई ऑयल रिग है तो वो भी हमारा डीम्ड इंडिया बन जाता है, ओके। ओके सर। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, किससे ले रहे हैं? रिलेटेड पर्सन से ले रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, फॉर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ले रहे हैं, तो हमारा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, इवन दो कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ सर, एग्जाम्पल से समझते हैं सर। मान लीजिए मिस्टर ए, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए अपने बेटे की, जो इनका बेटा कहाँ पे है, USA में है, उससे कोई सर्विसेज लेते हैं बिजनेस के लिए। मान लीजिए कोई लीगल सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। तो ये फादर ही सन है, दोनों रिलेटेड पर्सन है आपस में। हाँ सर। तो जो सर्विसेज ले रहे हैं, जो सर्विसेज ले रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ले रहे हैं इंडिया से बाहर से अपने बेटे से, अपने बिजनेस के लिए, तो ये हमारा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। इवन दो अब बेटा है तो अपने पापा से थोड़ी पैसे लेगा, इवन दो वो विदाउट कंसिडरेशन है, तो भी ये सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी ये क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक ए लिमिटेड है इंडिया में, ठीक है, इसकी एक ब्रांच ऑफिस मान लीजिए सिंगापुर में है, ठीक है, सिंगापुर में है। ए लिमिटेड क्या करती है? इससे कुछ सर्विसेज लेती है, कुछ सर्विसेज लेती है फॉर बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। अब सर्विसेज तो लोगी, अब बदले में कुछ कंसिडरेशन थोड़ी देगी इसको, बदले में कोई कंसिडरेशन थोड़ी देगी। हाँ सर। तो तो जो सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज ली है इसने, ए लिमिटेड ने, क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंडिया से बाहर से आ रही है। हाँ सर। दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन भी हैं, ब्रांच ऑफिस है, हाँ, ए लिमिटेड इसको कंट्रोल कर रहा है। हाँ सर, रिलेटेड पर्सन भी है, प्लस बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। तो ये हमारा सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा, शेड्यूल 1 में आ जाएगा। इवन दो
कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, उसके बाद भी ये हमारा सप्लाई बन जाएगा। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बाकी का जो सप्लाई चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।